आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट हालात और वाक़ात पे। हमारी पहली नज़र शुरुआत झटके से, जो अब लगते ही रहते हैं। पिछले दिनों भी रात गए एक ज़ोर का झटका लगा था, सुबह सुबह भी झटका लगा है, धीरे से झटका। और ये झटका सुबह 7:39 पर लद्दाख की वादियों से खबर यही कि भूचाल का झटका महसूस किया गया। ताहम रेक्टर पैमाने पर उसकी रफ्तार 3.7 मापी गई है। इसका मरकज़ जो है लद्दाख की वादियों में देखा गया है, पाया गया है। और ये झटका सुबह सुबह ही लगा है। परसों ही करीबन एक हफ्ता पहले कश्मीर वादी से लेके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान और उसके साथ साथ हिंदुस्तान, यानी सभी इलाकों में जोर का झटका रात के दौरान लगा था और उसने सबके दरो दीवार हिला दिए थे। आज सुबह सुबह हल्का सा झटका लगा। याद थोड़ा सा दिला दे, उस झटके से पहले भी लद्दाख की वादियों में एक हल्का सा झटका आया था। तो आज सुबह 7:39 पर लद्दाख की वादियों में भूचाल का एक हल्का सा झटका आया है। लेकिन जोर का झटका आज सुबह सुबह हिंदुस्तान की एक और रियासत पर लगा है। ये झटका तेल की मार से लगा है। तेल में आग लगी हुई है। पेट्रोल राजस्थान में 100 रुपये फी लीटर बेचा जा रहा है। कीमत राजस्थान में 100 रुपये और आज मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपये मुकर्रर से ज़्यादा 100 रुपये से ज़्यादा की कीमत वसूल की जा रही है। कुछ पैसे भी साथ में ऐड है। पेट्रोल के साथ साथ डीजल 90 रुपये में पहुंच चुका है। और यूँ कहें कि वैट का जो अभी फ़र्क है और उसके साथ साथ सेस जो लगा है, उसकी वजह से मुल्क की बाकी रियासतों में फ़िलहाल तफरीक है पेट्रोल डीजल की कीमतों में। मध्य प्रदेश में 100 है, राजस्थान में पहले ही 100 रुपया हो चुका है और 100 के एक नोट पे आपको 1 लीटर पेट्रोल अब मिलता है। तो साफ जाहिर है सिचुएशन पेट्रोल की बैनुल अक़वामी सतह पे कीमतें क्या हैं, किस तरह की सिचुएशन है। लेकिन लगातार कीमतें बढ़ रही हैं और पिछले 24 घंटों में पेट्रोल की कीमत में 34 पैसे का और इजाफा हुआ है, डीजल की कीमत में 20 पैसे का और इजाफा हुआ है। तो साफ जाहिर है आग लगी है पेट्रोल डीजल में। लेकिन इस सारे के साथ साथ आपको बताते चलें कि जम्मू श्रीनगर के हवाई अड्डे के हवाले से अच्छी खबर नहीं आ रही है, क्योंकि 6 मार्च से 20 मार्च तक जम्मू का हवाई अड्डा मरम्मत के लिए बंद रहेगा। और एयरफोर्स के हुकाम ने बताया है कि ज़रूरी मरम्मत के लिए जम्मू के हवाई अड्डे को बंद रखा जाएगा। और कश्मीर से लेकर जम्मू तक बहुत से लोगों ने हमें बताया कि सरकार तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि एक ज़रूरी मामला ये, इसको अगर जहां एक तरफ से रिपेयर करना है, रेनोवेट करना है, तो दूसरी तरफ से जहाज़ों को उड़ने के लिए इजाज़त मिलनी चाहिए। और जो एयरफोर्स के हुकाम है वो इस पर संजीदगी से गौर करें ताकि राब्ते मुनक़ता न हो पाएँ। लेकिन राब्तों को बढ़ाने के लिए एक गैर मुल्की वफद जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। कल श्रीनगर में था, आज श्रीनगर से निकल के जम्मू पहुंचा। कल श्रीनगर में कश्मीर की सूरत देखी, यहाँ के लोगों से बात की, मुख्तलिफ इलाकों में भी गए, मुख्तलिफ जो तबका हाई फिक्र हैं उनसे भी बात की। और जम्मू में भी आज उनका यही है। और ये 24 नफरी वफद, गैर मुल्की वफद, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जम्मू कश्मीर आया हुआ है। यहाँ की ज़मीनी हालात समझने की कोशिश कर रहा है और ज़मीनी हालात व हक़ाइक़ को समझने के बाद मामलात को देखने की कोशिश कर रहा है। और जम्मू में क्या कुछ सूरत हाल है, मेरे सीनियर साथी विनोद कुमार फोन लाइन पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। जम्मू में इस सारी सिचुएशन पे आपकी नज़र है, जानना चाहेंगे इस वक्त क्या सिचुएशन है। ये वफद जम्मू पहुंच के कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या क्या कर रहा है और किस तरह की सिचुएशन, वहाँ के लोग इस बारे में क्या कह रहे हैं। देखिए, वो सीधे एयरपोर्ट से, टेक्निकल एयरपोर्ट से चीफ जस्टिस के साथ मिलने चले गए और उनसे लंबी मुलाकात के बाद वो राजभवन चले गए हैं। राजभवन में उनका लंच होना है। लंच के साथ साथ उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा उन्हें ब्रीफ करेंगे कि मौजूदा हालात में या डीडीसी के इलेक्शन के बाद लोकतंत्र कितना मजबूत हुआ है, पावर को डिसेंट्रलाइज करने में सरकार कितनी कामयाब रही है। इन सब पे विस्तार से चर्चा होगी। वहाँ सैन्य अधिकारी भी होंगे, पुलिस के आला अधिकारी भी होंगे, वो सारी ब्रीफिंग करेंगे। देन उसके बाद जो जम्मू के हार्ट ऑफ सिटी, वहाँ पे रमादा होटल है, उसमें वहाँ पर डीडीसी के सदस्य मिलेंगे, पंच सरपंच मिलेंगे और कुछ ब्यूरोक्रेट्स उनसे मुलाकात करेंगे। उसके तुरंत बाद वो टेक्निकल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। विनोद जी, बहुत ही नजर आपकी पॉलिटिक्स पे और बहुत ही बारीक नजर आपकी सिचुएशन पे। इनका जो फॉरेन डेलीगेशन जो आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, इसके पीछे के मकासद क्या हो सकते हैं? क्या जानना चाहती है देश की जो सरकार है, वो क्या बताना चाहती है, इससे क्या अखज निकालना चाहती है और ये फॉरेन डेलीगेशन यहाँ से जाके क्या मैसेज देगा?
देखिए, इस तरह मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि विपक्ष इसका विरोध कर रही है। विपक्ष का कहना है कि हमें फॉरेनर से किसी तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरे सिनेरियो में देखें कि इंडिया का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबदबा बढ़ा है। 2004 के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली और उन्होंने अब्रॉड में पेनिट्रेट करना शुरू किया, तो वहां पर इनका रुतबा बढ़ा। फिर हम आ जाते हैं अगस्त 2019 को, 370 संशोधन होता है, 35 से रिपील होता है, और उसके बाद एक मैसेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाता है कि जो क्लेम पाकिस्तान करता रहा है कि कश्मीर पे उसका कुछ स्टेक है, वो सिरे से उन्होंने खारिज कर दिया। अब हालात ऐसे बनते हैं कि आपको इंटरनेट वाजिब कर दिया जाता है और उसके साथ साथ 4G रिस्टोर किया जाता है लंबे समय के बाद। अब जीडीसी इलेक्शन करवाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप एक मैसेज देना चाहते हैं कि वहां पर हालात सामान्य है, और यही मैसेज ये डेलीगेशन लेकर के अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर ये बताएगा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर प्रोपेगेंडा करता है कि हालात खराब है, ऐसा कुछ वहां पर नहीं है। ये मैसेज डेलीगेशन देगा। बिल्कुल, ये मैसेज तो साफ जाहिर है डेलीगेशन देगा। लेकिन विपक्ष क्या कहता है? मैंने विपक्ष के लोगों के बयानात सुने, पढ़े, उनमें वो आरोप लगा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर इंटीग्रल इशू है, हिस्सा है देश का, और ये इंटरनल मामले में कहीं फॉरेन जो कंट्रीज है उनका इसमें इंटरनल मामले में ये इजाजत दी जा रही है कि वो इंटरनल इश्यूज पे डिस्कस करें। ये एक विपक्ष का स्टेटमेंट आ रहा है, तो इसको किस नजर से देख रहे हैं आप? देखिए सर, अगर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में होती तो वो भी सेम ही स्टेटमेंट देती, और अगर यूपीए की सरकार केंद्र में होती, ऐसे हालात होते, वो डेफिनेटली इसी तरह का डेलीगेशन बनाते। आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं ये डेलीगेशन एक मैसेज देगा। और आपने अपोजिशन की बात की, तो हमने भी अपोजिशन से बात की थी। उनका ये कहना है कि अगर ये डेलीगेशन आया तो इसको गाइड ना किया जाए, अपनी सिलेक्टिव जगहों पे ना लिया जाए, जिनको खुद रेंडमली जाने दिया जाए ताकि हालात का पता चल सके। लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं इस पर भी सियासत होती है जब इस तरह के डेलीगेशन आते हैं, और विपक्ष का काम है सरकार को क्रिटिसाइज करना, सरकार के काम को क्रिटिसाइज करना। बहुत शुक्रिया विनोद जी पूरी जानकारी के लिए। विनोद कुमार मेरे सीनियर साथियों, जिस तरह उन्होंने बताया कि अपोजिशन का काम ही है रोड़े अटकाना, वाविला करना, और अपोजिशन जिस तरह से इस पर वाविला करी है वो अपनी जगह पे। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं सियासत की बात, और सियासत में कश्मीर के हालात, और कश्मीर के हालात में अक्सर कश्मीरियों का इल्ज़ाम है कि नेशनल मीडिया जो है वो कश्मीर के तय मनफी रोल अदा कर रहा है, नेगेटिव रिपोर्टेज करता है, और उससे कश्मीरियों का बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। एक तासुब पैदा हो जाता है, नफरत की दीवारें नेशनल मीडिया खड़ा कर रहा है। ये इल्ज़ाम अक्सर कश्मीरी लगाते रहते हैं। लेकिन बगैर मुल्की वफद कश्मीर आया हुआ था, जम्मू गया है, और कश्मीर में जो गैर रियासती टूरिस्ट है, आज हमने उनसे पूछा कि आप कश्मीर के बारे में क्या जानते हैं, क्या कुछ आपको मानते हैं, क्या कुछ बताया जाता है, तो उनका भी इल्ज़ाम यही था, उनका भी रोना यही था कि जो नेशनल मीडिया है जो वो रिपोर्टिंग करता है वो बिल्कुल उसके बरक्स होती है जो कश्मीर के ज़मीनी हक़ाइक़ के। इन लोगों ने बताया कि जब कश्मीर में हम हैं और हम आते हैं तो कश्मीरी दिल खोल कर उनका इस्तेमाल करते हैं, भाई समझ के उनके साथ प्यार करते हैं। लेकिन नेशनल मीडिया जो रिपोर्टेज करता है वो कहीं न कहीं बेसिस से, या यूँ कहीं जर्नलिज्म का जो एथिक्स है उससे कोसों दूर होती है। कश्मीर, इट्स वेरी ट्रू व्हेन यू से जन्नत ई कश्मीर, कितनी खूबसूरत है, वेरी वेरी फ्रेंडली पीपल। मुझे सब लोग हेल्प करते हैं, यहाँ पे आते हैं और पूछते हैं कि आपको यहाँ कहाँ पे रहना है, कहाँ पे जाना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम भी होता है फिर भी लोग बहुत हेल्प करते हैं ताकि हम सेफ रहें। और इतना भी नहीं है कि जैसे बड़ा चढ़ा के मीडिया कहते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे टूरिज्म ही यहाँ का लाइफ एंड इंडस्ट्री, तो यहाँ पे लोग को आना चाहिए और डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ के डरने की बात कुछ नहीं है। कश्मीर में घूमने के लिए आया था और ये काफ़ी सेफ़ हो रहा है पहले से तो, और यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा हो रहा है, वेदर भी बहुत अच्छा है, थोड़ी ठंडी है, और अच्छे स्नो भी है, माहौल बहुत अच्छा है। पहले जैसे सुना था कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, जो टीवी में जो दिखाते हैं, जो टीवी में बताते हैं कि वहाँ पे ऐसे लूटते हैं, ऐसे करते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सब बहुत हम्बल है यहाँ पे, और सब बहुत मदद करने को आते हैं आगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग बोलते हैं कि ऐसा है, सेफ़ नहीं है वगैरह, बहुत सेफ़ है, कोई डर नहीं। मैं रात की 12 बजे भी आराम से स्ट्रीट पे घूम रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मैसेज सबके ये टूरिस्ट के लिए ये बहुत सेफ जगह है, आप आइए। जैसे वाकई में बोलते हैं कश्मीर एक जन्नत है, तो वाकई में जन्नत है, और जन्नत में कभी गलत लोग नहीं होते हैं, ये मैंने देखा है यहाँ पर आके। तो आप प्लीज़ यहाँ विज़िट करें।
डल झील के किनारे सयाहों से बात और सयाहों का मानना, और साफ जाहिर है मुल्क में बहुत से लोग अब नेशनल मीडिया की रिपोर्टेज पर सवाल उठ रहे हैं और बैन अवी सतह पर भी जो नेशनल मीडिया जिस तरह की रिपोर्टिंग करता है उस पर सवाल उठा रहा है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, सवाल हम डल लेक के किनारे पे थे तो ये तस्वीर देखने के बाद हमारे मन में भी आया कि आज एक सवाल उठाया जाए, आखिर ये डल लेक के किनारे, खूबसूरत जो किनारे हैं डल झील के, इनके किनारों की ये सूरत हाल क्या हो चुकी है, इसकी सफाई सुथराई कौन करेगा, कौन इस खूबसूरत डल लेक के किनारे को और खूबसूरत बनाने का जो सरकार का दावा है उसको ज़मीनी सतह पे अमलाएगा। ये तस्वीर डल लेक के किनारे की हैं। लेकिन इन्हीं तस्वीर के साथ साथ आपको नाज़रीन बताएं, सियासत में महबूबा मुफ्ती इस हफ्ते तो बहुत तेज़ नज़र आई और बड़े सख्त तेवर अपनाए हुए महबूबा मुफ्ती ने पहले कुपवाड़ा में तकारीर की, कुपवाड़ा में एक अच्छा खासा जलसा भी किया, आज बारामूला में भी थी और सख्त तेवर अपनाए हुए महबूबा मुफ्ती ने आज बारामूला में भी वही रुख अपनाया और इस रुख के दौरान मरकज़ पर भी इल्ज़ामात लगाए, कश्मीर की सूरत हाल भी बताई और कश्मीर और मरकज़ के दरमियान रिश्तों पर भी विस्तार से यानी खुल के बातचीत की और ये भी बताया कि बहुत झेलना पड़ सकता है। ये महबूबा मुफ्ती का कहना था। जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं, जो 2019 के बाद रौनुमा हुए 370 को जिस तरह से यहाँ लूटा गया, डाका डाला गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं हैं। यहाँ लोग बहुत ही मुश्किल हालात में हैं, बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो हमने जो पीडीपी का जो एजेंडा है कि मसले कश्मीर हल करना है और उसके साथ साथ जो हमारा खोया हुआ वकार है, 370 है, 35 से है, उसको भी साथ साथ उसको बहाल करने के लिए एक जद्दोजहद शुरू करनी है बड़े पुरअमन तरीके से। जिस तरह दिल्ली में फार्मर्स हैं, पूरी दुनिया उनके साथ है, इसी तरह हमें भी एक पुरअमन जद्दोजहद करनी है। कई बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, प्रॉपर्टी टैक्स जो डोमिसाइल लॉ लाया यहाँ हमारा जो हॉर्टिकल्चर में इन्होंने किसी बाहर के जो कॉरपोरेशन के साथ किया, तो कहीं ना कहीं, और 48 साल यहाँ के लोगों की मुलाजमों की एज, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों की कमर तोड़ने की तैयारी हो रही है। ये चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग इतने मुफलिस हो जाएं, इतने गरीब हो जाएं कि वो मसले कश्मीर 370 सब कुछ भूल जाए और वो दिन भर की जो सुबह शाम की रोटी के पीछे खुदा न खास्ता वो घूमते रहें। तो इसलिए ये एक साजिश है। अगर उनको इत्मीनान है कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक है, वो पूरी दुनिया से क्यों लेके आते हैं नुमाइंदों को और फिर उनको यहाँ घुमाते हैं, उनको दिखाते हैं देखो जी यहाँ बंकर नहीं है, जबकि यहाँ 10 लाख फौज है। बंकर हटाते हैं, तारे हटाते हैं, उसके बाद कुछ गिने चुने लोगों को उनसे मिलाते हैं, फिर कहते हैं दिल्ली में हमें सर्टिफिकेट दे दो कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक है। इसका मतलब है ना कि उनको भी बेचैनी है, उनको भी बेकरारी है, उनको मालूम है कि जो हमने जम्मू कश्मीर में किया या जो कर रहे हैं वो सही नहीं, वो गलत है। चलिए ये सियासत में महबूबा मुफ्ती। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, महबूबा मुफ्ती ने कल शाम को ही श्रीनगर के सोनवार के इलाके में जो गोली चलने का वाक़ा पेश आया था, जिसमें एक नौजवान को गोली मारी गई थी और वो ज़ख्म की हालत में श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल पहुंचाया गया, जो डॉक्टरों ने बताया कि उनकी तबीयत सुधर रही है, संभल रही है और हम दुआ गो हैं, उम्मीद करते हैं कि उनकी तबीयत सुधरेगी, संभलेगी और वो दोबारा अपनी लाइफ, नॉर्मल लाइफ जी सकेंगे। फ़िलहाल डॉक्टर उन पर काम कर रहे हैं और उम्मीद है, दुआ है कि वो सेहतयाब होंगे। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने कल शाम ही इस वाक़े की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की थी और आज कांग्रेस के रियासती सदर जी ए मीर ने भी इस वाक़े की मजम्मत भी की और जी ए मीर ने इस वाक़े के साथ साथ मुल्क की महंगाई पर भी बात की और मुल्क की महंगाई के साथ साथ किसानों के कानून के साथ साथ जो गैर रियासी भफ्तियाँ पे आया उस पर भी बात की। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए जी ए मीर ने जिन अल्फाज में बात की वो आपके सामने। इनवाइट ही नहीं किया गया क्योंकि वो ऑर्गेनाइज किए भी सरकार ने थे, आगे मिलाया भी उन्हीं को जो सरकार ने अपनी तरफ से तैयार रखे थे। जनरल अवाम से, जनरल पॉलिटिकल पार्टीज को ना तो इनविटेशन ही थी, ना ही मिलने ही दिया उनको। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं दिस वाज ए गाइडेड टूर, ऑर्गेनाइज्ड टूर। तो सरकार के अपने खैर खा उन्होंने चुन चुन के वहाँ से लाए, यहाँ भी चुन चुन के लोगों से ही मिलाया। तो इसको हम नहीं कह सकते हैं कि वो कोई जनरल असेसमेंट यहाँ से लेकर गए कि लोगों की राय क्या है, वो परफेक्टली यहाँ से उनको न मिला ना उनको मिलने दिया। अफसोस कुन घटना है, नहीं होना चाहिए था। वो एक ट्रेडिशनल मतलब एक मार्का कश्मीर के अंदर, खासकर श्रीनगर के अंदर रहा है। तो हम उस इंसिडेंट को कंडेम करते हैं। जिस तरह से एक इनोसेंट आदमी पर, एक मजदूर कश आदमी के ऊपर जो भी अटैक हुआ है, हम उसको कंडेम करते हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिसी है उनकी और यूटी के आड़ में प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स
और उसके बाद बिजली को बढ़ाकर के बिल दे देना, पानी जो लोग यूज़ करते हैं उस पर टैक्सेस लगा देना, ये एक सोची समझी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इकोनॉमिकली कैसे कमज़ोर किया जाए। जितने जम्मू कश्मीर के लोग इकोनॉमिकली कमज़ोर होंगे उतने वो डिपेंडेंट हो जाएंगे किसी एस्टेब्लिशमेंट पर। तो हम उसको टूथ एंड नेल रिजेक्ट करते हैं और हम सड़कों पर उतर के इस तरह की पॉलिसी को रिजेक्ट करेंगे। ये सियासत की बात, लेकिन सियासत के साथ साथ अवाम के मसाइल भी हैं और इन्हीं मसाइल में हमने कल कुपवाड़ा के इलाके में बहुत कुछ देखा। 4 बजे के करीब एक खातून हमारे पास आती है, उसको अल्ट्रासाउंड करना होता है। हमने उन्हें हमारे पास पहुंची, क्योंकि कुछ लोग हमें जानते हैं, तो उस वजह से उसने कहा कि उसका अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है। हम बड़े परेशान हुए कि अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं हो रहा है। तो मालूम हुआ कि 4 बजे के बाद कुपवाड़ा ज़िला के अस्पताल से लेके कुपवाड़ा के लोकल अस्पतालों में कोई भी सोनोलॉजिस्ट नहीं रहता, क्योंकि वो दिन की ड्यूटी देते हैं, शाम को चले जाते हैं। तो साफ जाहिर है जिसको कुपवाड़ा के सोगाम के इलाके में अल्ट्रासाउंड कराना हो, केरन से लेके त्रहगाम के इलाके में 4 बजे के बाद अल्ट्रासाउंड कराना हो, तो उसको बताया जाता है कि वो हंदवाड़ा चले जाए। और हंदवाड़ा के अस्पताल में भी यही हाल है। फिर हंदवाड़ा से उसको रेफ़र किया जाता है श्रीनगर, और वो अल्ट्रासाउंड जो 200-300 रुपये में आजकल मार्केट में हो ही जाता है, उसके लिए उन्हें 3-4 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। ये एक मामूली सी बात, एक सोनोलॉजिस्ट की बात। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कुपवाड़ा के ज़िले में जितने भी सोनोलॉजिस्ट डिप्लॉयड हैं महकमे सेहत के, उन्हें 4 बजे के बाद वो दिन को ड्यूटी देते हैं, 4 बजे के बाद उनकी छुट्टी हो जाती है। तो साफ जाहिर है 4 बजे के बाद नाइट शिफ्ट में सोनोलॉजिस्ट कुपवाड़ा के इलाके में ज़िला अस्पताल से लेके बाकी अस्पतालों में कहीं नहीं मिलता है। ये एक आम सी बात। लेकिन कुपवाड़ा के ज़िला अस्पताल बहुत खूबसूरत इमारत बनी हुई है, बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने उस ज़िला अस्पताल का क्या हाल बना रखा है। हम भी गए हुए थे, हमने देखा अपनी आंखों से, और हमने दरवाजे से जो मेन प्रेमिसेस है उसके एंट्रेंस से जाते हुए देखा कि वहाँ बिजली का एक बड़ा ग्रिड स्टेशन बनाया गया। हम बड़े खुश हुए कि इलाके में बिजली का ग्रिड स्टेशन बन रहा है, लेकिन अस्पताल के लिए ग्रिड स्टेशन बन रहा है, लेकिन वो अस्पताल के लिए ग्रिड स्टेशन नहीं है। ज़रा हमने वहाँ पे मौके पर जो देखा वो आपको दिखाते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवाड़ा में आते ही राइट साइड में जो इमारत है, एक छोटी सी बिल्डिंग है, ये डॉक्टर्स क्वार्टर बताया जाता है। जो डॉक्टर्स यहाँ ड्यूटी देते हैं, नाइट ड्यूटी देते हैं, बाकी तो ये क्वार्टर्स हैं, उनके लिए रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं। अब ज़रा शमीम आपको दिखाएगा कि यहाँ इन क्वार्टर्स के सामने की सूरत हाल क्या है। ये गाड़ी बहुत पुरानी है, ये कई साल पुरानी है, यहाँ पड़ी हुई है। इसको अगर यहाँ से हटा के कहीं ऑक्शन किया जाता, कहीं कुछ और किया जाता यहाँ से, तो इस ज़मीन से ये सारी सिचुएशन जो है, ये जो अगलीपन है, जिसका जो डरावना ख्वाब जो नज़र आ रहा है, ये शायद नहीं होता। और फिर ये पानी यहाँ पे जमा नहीं होता, पाइपों का ये हाल नहीं होता, ये कूड़ा कचरा जो यहाँ पे है ये नहीं होता। शायद ये इमारत खूबसूरत होती, लेकिन ये इमारत खूबसूरत तो है, वो बिल्कुल वही कहानी खंडर बता रही है। इमारत अजीम है, ये खंडर इमारत जो बन रही है, और इसमें डॉक्टर रहते हैं, वो डॉक्टर जो आवाम के लिए मसीहा बनते हैं, यहाँ पे उनकी खिदमत करते हैं, और ख़िदमत करते करते वो यहाँ सभी मामलात को नज़र रखते हैं। लेकिन इन डॉक्टर्स के हवाले से या इस सारे मामले के साथ मेरे साथ कुपवाड़ा के कॉरपोरेटर हैं, यहाँ के लोकल कॉरपोरेटर, उनसे जानना चाहेंगे। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये सारी चीज़ें मुझे जब नज़र आ रही है, आप यहाँ ही रहते हैं, मैं तो महीने में एक बार आता हूँ, मुझे नज़र आती हैं, क्या आप लोगों को नज़र नहीं आती? जी सर, जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जैसे BMO साहब हैं, यहाँ CMO साहब, हम उनको इन ये मसलों को लेकर रोज़ उनके पास चले जाते हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे सर। BMO CMO, उसके बाद DC भी आता है, डेवकाम भी आता है, चीफ सेक्रेटरी भी आता है, रियासत का LG आता है। अगर इन्होंने नहीं किया कभी, तो आपने ये मामला ऊपर तक ले जाने, जब भी हम आया अथॉरिटी के पास जाते हैं सर, वो उनको फ़ोन करके बता देते हैं कि आप जल्दी से 2 दिन में, 4 दिन में या 10 दिन में काम कर दीजिए। लास्ट टाइम भी यहाँ पर CMO मैडम ने एक विज़िट किया था हॉस्पिटल में, एक सरप्राइज़ विज़िट। जो भी यहाँ पे आउटसोर्स काम कर रहे हैं उनको भी 10 दिन की नोटिस उनको दी है कि 10 दिन में पूरा क्लियर होना चाहिए। लेकिन सर आज 10 दिन गुजर गए, आप खुद ही देख सकते हो यहाँ कितनी गंदगी पड़ी है सर। चलिए, बहुत शुक्रिया। शायद ज़रा ये भी दिखाई दे, ये तस्वीर जो ट्रांसफार्मर्स की हैं, इनकी कहानी भी आपको दिखाते चलें। बहुत ही खूबसूरत कहानी है। खूबसूरत कहानी ये है कि ये जो ट्रांसफार्मर्स के लगाए गए हैं, ये अस्पताल की ज़मीन पर लगाए गए हैं, और यहाँ से अस्पताल
अस्पताल को बिजली की ट्रांसफर सप्लाई नहीं होगी, बल्कि ये सप्लाई जो है ये कुपवाड़ा के टाउन को देनी है। वहाँ पे इन ट्रांसफार्मरों को खड़ा करने के बजाय यहाँ अस्पताल की सरकारी ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश है। और इसके पीछे की कहानी भी कुछ और है, और वो कहानी यही है कि इस अस्पताल के उस साइड की जो ट्रांसफार्मर्स के उस साइड की जो ज़मीन है, उस ज़मीन पे कहीं न कहीं कब्जा करने की एक कोशिश भी है, क्योंकि इस पार फिर ये बॉर्डर बन गया है और उस पार कुछ नहीं होगा। ये तस्वीर जो है, पानी किस तरह से बह रहा है ये डॉक्टर्स के क्वार्टर्स के साथ, ये खुद कुपवाड़ा की इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ सीएमओ कुपवाड़ा की जिम्मेदारी अगर है उसको निभानी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह कहा जाता है, अभी कॉर्पोरेटर साहब भी बता रहे थे कि ऊपर से अथॉरिटीज़ जब उनके पास शिकायत जाती है वो उन्हें बताते रहे, यहाँ से जवाब आता है कि 10 दिन का मौका टाइम दीजिए। लेकिन ये 10 दिन करते बात गई रात गई तो बात गई वाली कहानी बन जाती है और फिर भूल जाते हैं। और भूलना तो पुरानी यहाँ आदत भी है, क्योंकि भूलने से बहुत कुछ लोगों का कुछ अपना भी मतलब गरज होता है, यही इल्ज़ाम लगाया जाता है। लेकिन फ़िलहाल कुपवाड़ा के अस्पताल जो हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर है उस पर सवालात, और ये सवालात के घेरे में जहाँ कुपवाड़ा की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आती है वहीं बात अरबाब इक़दार तक पहुँचाने की ज़रूरत भी है। साहिल शमीम के साथ सनम एजाज, कुपवाड़ा कश्मीर। यह हमारी स्पॉट रिपोर्टिंग जो हमने ग्राउंड पे देखा। कुपवाड़ा के ज़िला अस्पताल में बहुत कुछ बदला हुआ भी हमने देखा कि वहाँ कल शाम को भी सर्जरीज हो रही थी, वहाँ पे गायनीज के हो रहे थे। जब हम उस अस्पताल में ये रिपोर्टिंग कर रहे थे रात 8 बजे के करीब, वहाँ एक अच्छा खासा रश लग रहा था और वहाँ इंतज़ामिया काम कर रही थी। लेकिन कुछ पहलू को हम उजागर भी करते हैं, कोशिश हमारी रहती है कि इन पहलुओं पर इंतज़ामिया की नज़र रहे। और कुपवाड़ा में आजकल इंतज़ामिया बहुत मुतहरिक है। क्रेडिट वहाँ की इंतज़ामिया, वहाँ के लोग, सब लोग, ज़िला तरक्याती कमिश्नर जो नए आए हैं इमामुद्दीन, उनको दे रहे हैं। कहते हैं कि सुबह से शाम तक अवामी खिदमत में मशगूल रहते हैं, और जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, डिस्ट्रिक्ट का हेड एक्टिव हो तो बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी पुर्ज होते हैं वो एक्टिव हो ही जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ जगहों पर बहुत से मामला आते हैं। एक मिसाल और देना चाहेंगे हम आपको। श्रीनगर का पारिमपुरा के इलाके में 21 दिन पहले बिजली का फॉल्ट आया। सरकार ने बताया कि यहाँ का लोड हो चुका है, नया ट्रांसफार्मर लगाया। मुकामी लोगों ने भी पहल की, उसमें हमने भी थोड़ी सी कोशिश की, और हमें उस इलाके उसके लिए एक बिजली का ट्रांसफार्मर सरकार ने अलॉट किया। बिजली को, ट्रांसफार्मर को लिया गया, पापोर के स्टेशन से उठाया गया, गाड़ी में लाया गया और वहाँ पहुँचाया गया। लेकिन 21 दिनों में बिजली का ये ट्रांसफार्मर 2 खंभों पर नहीं लगाया गया। उसका रीज़न हमें मालूम नहीं हो सका। और दिलचस्प कहानी ये भी है कि हमें ये भी मालूम हुआ कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उसको अपने जो मातहत इंजीनियर से उन्हें रिपोर्ट दिया है कि ये ट्रांसफार्मर लग चुका है, इलाके के लोगों को बिजली इस ट्रांसफार्मर से फराहम की जा रही है। हमारे भी कान खड़ा हो गए कि आखिर ऐसे कैसे, तस्वीर सामने हैं, हम खुद अपनी आंखों से देखें। हमने मुतलका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से पूछा कि क्या वाकई में वो बिजली का ट्रांसफार्मर अभी तक नहीं लगा है, क्या ऐसा हो? तो उनका जवाब भी आप सुनिए जरा, हमसे जो उन्होंने टेलीफोन पर बताया। Just sir, it is surprising to me also. Even they have intimated it has been done, but it is very much surprising. आपके सबऑर्डिनेट्स आपको गलत फीड कर रहे हैं सर। नहीं मतलब to me I have closed chapter 1 is they send me a pic यार को मतलब काम हमारा हो गया सर। So to me it is closed. So I think by today it shall be charged. I hope it will be done. चार्ज की बात नहीं है सर, इंस्टॉल भी नहीं किया है अभी। सवाल ये है, इंस्टॉल भी नहीं किया है। अगर मैं एक चीज से सरप्राइज हूँ, अगर आपके सबऑर्डिनेट आपको इन्फॉर्म करें कि चार्ज हो चुका है, ये काम इज डन, अभी तो वहाँ पे 10 पैसे का काम नहीं किया। और इम्पोर्टेंट आपको बताऊँ, मुझे सोचा नहीं आपने तब से फोन क्यों नहीं किया? सर मैं बताऊंगा आपको, मैं बताऊँ ना, 21 दिन में ट्रांसफार्मर के न लगने की वजह ये सिर्फ इतनी सी है। ट्रांसफार्मर लाया है, अब सवाल ये लाया नहीं होता तो बात थी। नहीं, I will ensure it by today only. But it is disgusting and surprising to me that my subordinates are giving a wrong signal to me. Even मैंने उनको thumbs up भी किया है जब वहाँ पे उन्होंने सर ग्रुपस में तो ये उन्हें एजिटेट थे। चलिए, ये अवाम के मसाइल, लेकिन मुलाजमीन के भी मसाइल हैं, और मुलाजमीन में जल शक्ति डिपार्टमेंट के मुलाजिम भी अब मसाइल का शिकार हो रहे हैं, और इन्हीं मसाइल को लेकर वो अपनी रुदात भी बता रहे हैं। उनका भी कहना है कि अब जल शक्ति डिपार्टमेंट को ख़त्म ही किया जा रहा है, और शुरुआत शहर श्रीनगर से की जा चुकी है। जल शक्ति डिपार्टमेंट यानी जिसे माजी में PHE डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कहा जाता था, उसके मुलाजमीन को या उसके अमले को सारे को शिफ्ट किया जा चुका है। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले किया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर
कस्बों में जो मुलाजिम हैं उन्हें म्यूनसिपलिटी के हवाले किया जा रहा है और गांव आहिस्ता आहिस्ता फिर अगले फेज़ में गांव देहात के जो मुलाजिम हैं उन्हें पंचायतों के हवाले किया जाएगा। यानी पूरा डिपार्टमेंट इस हवाले से कह सकते हैं कि ख़त्म किया जा रहा है। और इसी को लेके जो जल शक्ति डिपार्टमेंट की एम्प्लॉयज़ यूनियन है, PHE की एम्प्लॉयज़ यूनियन, उन्होंने आज नारेबाजी की। नारेबाजी के साथ साथ सरकार तक ये बात भी पहुँचाई। जैसा कि आप देख रहे हैं PHE मुलाजमी इस वक्त सरापा एहतिजाज है। मुख्तलिफ डिविजन्स के जो मुलाजमीन है यहाँ पे आ गए हैं, डेली वेजर्स है, कैजुअल लेबर्स है, रेगुलर एम्प्लॉयज़ है, गेस्टेड है, नॉन गेस्टेड है, म्युनिसिपल स्टाफ से वाबस्ता लोग हैं, एहतिजाज कर रहे हैं अपने मुतालबात के हवाले से। और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो हाल ही में ऑर्डर इशू किया गया है उसके खिलाफ एहतिजाज कर रहे हैं। हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारा मुतालबा है जैसे कि R&B का ऑर्डर इशू किया गया है ऑन प्योरली ऑन डेपुटेशन बेसिस। डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स को उसमें कहा गया कि इनको 20 साल के बाद अगर इनकी जरूरत होगी, और यहाँ के रेगुलर एम्प्लॉयज इनकी प्रमोशन का, इनकी सर्विस बेनिफिट्स का, इनके जो सर्विस मामलात है, इनके जो मॉनिटरी बेनिफिट्स है, इनके जो पेंशनरी बेनिफिट्स है, उनका ख्याल नहीं रखा गया है। और सरकार से हमारी अपील है, यह सरासर नाइंसाफी है हमारे साथ। सरकार से हमें उम्मीद थी, हम इस चीज की तवक्को कर रहे थे, शायद सरकार जो हमने काम किया है नामसाइद हालात के दौरान, जो हमने अनरेस्ट के दौरान गोलियों के साए में हमने यहाँ के आवाम की खिदमत की है, यहाँ के पब्लिक की खिदमत की है, यहाँ के महकमों की खिदमत की है। अनरेस्ट के दौरान, सैलाब के दौरान, कोविड-19 के दौरान जब कोई घर से बाहर आने की हिम्मत नहीं रखता था, उस दौरान भी PHE मुलाजमीन ने खिदमत की है यहाँ के आवाम की, यहाँ के कौम की और यहाँ के महकमों की। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमें एनकरेज करने के बजाय डिस्करेज किया गया और हमारे 100 बरस पुराने डिपार्टमेंट को खत्म करके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तब्दील किया गया है। सरकार से हमारी अपील है कि वो इस मर्ज ऑर्डर को मॉडिफाई करके उसी तरह पे ऑर्डर इशू किया जाए जिस तरह पे R&B का ऑर्डर इशू किया गया है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हमने फैसला कर लिया है, PHE के जितने भी मुलाजमीन हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, गेस्टेड है, नॉन गेस्टेड है, उनके जो नुमाइंदे हैं वो बैठेंगे, मुशावरत करेंगे और एक ऐसा इनकलाबी प्रोग्राम सामने लाया जाएगा जिसको रोकना फिर किसी के बस में नहीं होगा और जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी है उनके गवर्नर इंतजामी प्रायत होगी। चलिए नाजरीन, ये इनकलाब की बात, लेकिन इनकलाब के साथ ही आपको बताते चलें कि फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मेरे दूसरे साथी आपका इंतजार करें, वो भी आपके लिए खबरें और दूसरे प्रोग्राम ला रहे हैं। मुझे सिर्फ दीजिए इजाज़त। आज का प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में मेरे साथ रहे आबिद कादिर। तो आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।